कब होगा, क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो तुम लोग क्वेश्चन वोश्चन कर रहे हो या एक मिनट, क्वेश्चन बना रहे हैं तुम लोग? पियर्सन बनाया, बन गए सारे क्वेश्चंस? पियर्सन सारे बन गए। तो आपका मेन काम बच्चे नोट्स फोर्ट्स में मत पढ़ना। जो मैं पढ़ाता हूँ वो 100% एनसीईआरटी में होता है। तो तुम्हारा एनसीईआरटी ही नोट्स है। एक्स्ट्रा पॉइंट होता है मैं बोल देता हूँ, 2-3 ही बोलता हूँ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट एक क्लास में, उसे एनसीईआरटी में ही नोट कर सकते हो। हाँ, एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा रहता है ना, दोनों साइड लेफ्ट और राइट में खाली जगह होता है। तो सभी लोग इसी में नोट्स बना लेते हैं, क्योंकि अगले 2 साल तक यही बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा वो बच्चे यहाँ पर नोट कर सकते हो, ये दिस दैट कुछ भी नोट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं ना। एक चीज ये। दूसरा, बहुत सारे बच्चे हैं कि नोट्स बना करके और उसे पिन कर देते, 1-2 पेज का बनाया और एनसीईआरटी में पिन कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन चीज एनसीईआरटी है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा तो उसी में आप मेंशन कर दो भाई ना, पिंच कर दो। चलो, लेकिन तुम्हारा मेन फोकस बच्चा क्वेश्चन बनाने पे होना। बन रहे होंगे, बन रहे हैं ना? बताओ फटाफट, किसके किससे बच्चा पियर्सन बन रहा है? पियर्सन बहुत आसान है, डॉक्टर थोड़ा सा टफ है। पियर्सन तो बच्चों वाले या 9th का बच्चा बना लेगा। एक ही बच्चा, और किसी ने नहीं बनाया क्या रे भाई? ठीक है, तो बनाइए ना, तो रोजाना बोला नहीं जाएगा। जिनको थोड़ा सा भाषा लैंग्वेज का इश्यू है, वो धीरे धीरे आ रहा होगा यार, अब सीख गया होगा। इतना दिन में तो मैं असमीज सीख जाऊं, और तुझे अभी लग रहा है कि सर इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है। एक दिन में मैं 1 पेज से ज्यादा पढ़ाता नहीं हूं। ईमानदारी से 2 बार पढ़ेगा ना तो अपने आप समझ आएगा। ईमानदारी से पढ़ेगा तो 2 बार अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने क्या 4-5 चैप्टर पढ़ा दिया? नहीं, 1 चैप्टर भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो कोशिश कीजिए, कोशिश बच्चा, मुझे दे दो असमीज में पढ़ लूंगा। ठीक है, पियर्सन बनाइए, डॉक्टर ली बनाइए, अच्छी बात है। चलिए, अब सेकंड जो बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा, जिसका नाम है बच्चों लोग न्यूक्लियस। जिसका नाम है बच्चों लोग न्यूक्लियस। ठीक है, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। इसे कहते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल। इसे हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों पता है ना? ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेल का ब्रेन का काम करेगा ना, यानी ये एज ए कहे, ये डायरेक्टर ऑफ द सेल है, ये सेल का डायरेक्टर है। सेल के अंदर जो भी चीज हो रहा है वो सारा डायरेक्शन कौन देगा? न्यूक्लियस देगा। चल, अब तुम बताओ, सबसे पहली बार न्यूक्लियस को किसने ढूंढा था? ये पहले बता रहे फर्स्ट क्लास में। चलो, सबसे पहले बताओ, सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने, मैसेज करो मैसेज करो, सबसे पहली बार न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था? चलो चलो बताओ फटाफट आंसर। रॉबर्ट साहब थे। रॉबर्ट क्या थे? रॉबर्ट हुक थे? रॉबर्ट ब्राउन थे? कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। डेट बताइए, डेट बताइए, कब किया था रॉबर्ट ब्राउन साहब? कब किए थे? 1865, 1665, कब किए थे? आंसर 1831, 1831। ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है। ये बताओ, न्यूक्लियस को पहली बार रॉबर्ट ब्राउन साहब ने देखा तो था, कहां से देखा था? तुम्हारे अंदर देखा था क्या? कहां से देखा था? किसी को याद है? किसी बच्चे को याद है? कोई प्लांट था सर, भूल गए हैं, ऑर्किड प्लांट था। उस प्लांट का नाम था ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट के रूट में देखा था, ये बता रखा है, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। एकदम क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, एकदम इजी यहां तक, कोई गड़बड़ नहीं। वो हमारे सेल का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस से। डायरेक्टर कौन है? कौन जाएगा, क्या करेगा, सब कुछ। ट्रैफिक पुलिस नहीं है ये, डायरेक्टर है, मेन है, डायरेक्टर ऑफ द सेल। आंसर न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन 1831। और कहां से देखा था? रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। ये एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में ये नहीं है रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, तो ये नोट किया जा सकता था, बाकी एनसीईआरटी में मिले।
चलिए सेकेंड चीज सर, न्यूक्लियस का नंबर कितना होना चाहिए बताओ? न्यूक्लियस का नंबर कितना होना चाहिए? एक सेल में कितने न्यूक्लियस होने चाहिए बताओ, क्या तुम्हें लगता है? थोड़ा सोचो। एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर में न्यूक्लियस कितने होने चाहिए? आंसर बोलो 1। एक ही होगा न्यूक्लियस यार, जनरली 1 ही होते हैं, एक ही होता है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा नहीं, एक्सेप्शनल है वो, तो याद करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। जैसे कि बच्चा एक है पैरामीशियम, आप नाम आज तक सुना होगा शायद, पैरामोशियम। हम पढ़ेंगे पैरामीशियम या पैरामोशियम, जो भी बोलना है। पैरामोशियम सर कैसा दिखता है? आपने देखा होगा जरूर, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। ये बच्चा आपके चप्पल की तरह दिखता है, चप्पल की तरह, स्लीपर की तरह दिखता है, इसलिए नाम दिया गया स्लीपर एनिमलक्यूले। स्लीपर चप्पल के भांति दिखता है, ऐसे ही होता है ना चप्पल, ठीक है? तो सर क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इन भाई साहब के अंदर 2 न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस है। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। जो बड़ा है उसे कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, जो बड़ा है उसका नाम है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। और जो छोटा है उसका नाम है माइक्रो न्यूक्लियस, जो छोटा है उसका नाम है माइक्रो न्यूक्लियस। सर 2 क्यों है? हाँ, सेल में तो एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए था ना। ये देखो सेल है, सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए था, 2 क्यों है सर? बोला तो एक्सेप्शनल। मैक्रो को बोला गया तू बच्चा सारा काम कर, सेल का सारा फंक्शन को कंट्रोल कर, सारे फंक्शन को कंट्रोल कर। माइक्रो को बोला गया तू रिप्रोडक्शन पे ध्यान दे, तू रिप्रोडक्शन का काम करेगा। और मैक्रो को बोला गया तू सेल का सारा फंक्शन संभालना। 2 लोग रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे भाई। चलो एक एक्सेप्शन। इसके अलावा बच्चा कई ऐसे सेल है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएट यानी बच्चा सेल में न्यूक्लियस भरे पड़े होंगे, 1-2 नहीं, बहुत सारा होगा मल्टी न्यूक्लिएट। सर कहां? ये जूलॉजी में पढ़ना है, लेकिन मैं बता रहा हूं जूलॉजी में पढ़ना है अगले चैप्टर में, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, भूपेंद्र सर से पूछ भी लेना। सर कहा? हमारे मसल सेल में। आपको बच्चा एक चैप्टर पढ़ना है मसल से रिलेटेड, एक चैप्टर पढ़ना है। तो मसल सेल के अंदर में ये देखिए न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस, ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आप जब जूलॉजी पढ़िएगा तो याद रखिएगा मसल सेल के अंदर में मल्टी न्यूक्लिएट होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। सर नंबर याद नहीं रखते, ऐसा नहीं कि 5 है या 10 है, बहुत होते हैं नंबर और चेंज होते रहता है। इसी तरह से बच्चा हम पढ़ेंगे अपने बॉटनी में एक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जिसका नाम होगा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मतलब चिपचिपा, मोल्ड्स मतलब फंगस को कहते हैं। जहां भी मोल्ड्स वर्ड आएगा, फंगस, फंजाई के लिए वर्ड यूज करते हैं मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड, जो भी मोल्ड आएगा बच्चा, मोल्ड्स। चैप्टर नंबर 2, अगला चैप्टर हम वही पढ़ेंगे। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद चैप्टर हम वही पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स। उसके अंदर बच्चा एनसीईआरटी में फिगर बना है, ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, ढेर सारे। एक सेल का तो है अमीबा की तरह दिखता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया कौन? स्लाइम मोल्ड्स। तो अगर गलती से आज अपना एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, गलती से खोलते तो नहीं हो, गलती से चैप्टर नंबर 2 खोलिएगा, तो वहां पास मिलेगा आपको स्लाइम मोल्ड्स एक टॉपिक, और वहां फिगर में देखिएगा तो बच्चा ढेर सारे न्यूक्लियस बने हुए होंगे, ठीक है? इसी तरह से एक फंगस होता है, सारे फंगस नहीं बच्चे, एक फंगस है जिसे हम फंजाई कह देते हैं, फंजाई या फंगस। सारे बच्चा नहीं, सभी नहीं ना, जिसका नाम है बच्चा फाइकोमाइसिटीज। मैं खुद पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 पे, फाइकोमाइसिटीज। इस फाइकोमाइसिटीज के अंदर में भी एक सेल के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे,
तो एनसीईआरटी जब पढ़िएगा आज न्यूक्लियस वाला टॉपिक, तो वहां पर दिया रहेगा। कैन यू रिकॉल, क्या आप ऐसा बता सकते हो, ऐसे कोई सेल के बारे में बता सकते, ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते जो मल्टी न्यूक्लिएट रखता है? तो आप बोलेगा हाँ सर, हमने सर से पढ़ लिया, सर से पढ़ लिया है। 3 जगह याद रखना है। एक हमारे मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते, एक स्लाइम मोल्ड से। सर ये क्या होता है? एक सेल का बच्चा, एक सेल का है इसलिए हम लोग इसे प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, एक सेल का है इसलिए हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, जिसमें अमीबा पढ़ेंगे, पैरामीशियम पढ़ेंगे, वहीं भैया स्लाइम मोल्ड्स को भी पढ़ेंगे, अभी नहीं कर। फंगस, सारे फंगस के अंदर कुछ फंगस जैसे फाइकोमाइसिटिस है, उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट पाया जाए। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सिनोसिटिक। कोई बच्चा सिनोसिटिक पढ़ता है, कोई बच्चा कोइनोसिटिक पढ़ता है। कोई टेंशन नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये बच्चा आपके एबनॉर्मेलिटीज है। अब तुम बताओ, ऐसा कोई सेल है क्या जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो? तुम बोलो, हमारे अंदर ऐसा कोई सेल है जहां न्यूक्लियस एब्सेंट हो? आंसर करो। ऐसा है जहां पर न्यूक्लियस ना हो? बोलो फटाफट, थप्पड़ मारूंगा, बोलो भाई फटाफट फटाफट। सर मालूम है, मैच्योर आरबीसी, आरबीसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट। कोई इरिथ्रोसाइट नया चीज नहीं है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको जूलॉजी में बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो ना। तो उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होगा। दूसरा बच्चा, एक और बताओ, प्लांट का नाम बताओ, ऐसा प्लांट का नाम बताओ जिसके अंदर में वो लिविंग है, मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होगा, बताओ फटाफट। ये तो मैंने बता दिया तुम्हारे अंदर में, प्लांट के अंदर कोई बच्चा बताएगा क्या? सभी को बता रखा है, बोलो हाँ सर याद है, आपने बहुत पहले बताया था, लेकिन हम लोग तो बेवकूफ हैं, भूल गए। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब याद आ गया। प्लांट के अंदर में सीव ट्यूब, उसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, यहां तक 100% क्लियर है। चलो फटाफट बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो फटाफट फटाफट। सबको याद है यार, सबको याद है, सबको याद है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए ठीक है, यानी न्यूक्लियस के नंबर पे हमने बात कर ली। जनरली बच्चा एक ही होगा, जनरली एक ही होगा, लेकिन बताओ फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। 2 न्यूक्लियस वाले कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस, एक बड़ा छोटा, बताओ। ऐसे एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होगा, बड़ा और छोटा। पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। ऐसे बताइए हमारे अंदर ऐसा कौन सा सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएट है? हमारे अंदर ऐसा कौन सा सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएट है? हमारे अंदर ऐसा कौन सा सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएट है? मसल सेल। चलिए ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। चलो चलो, ठीक है, ठीक भाई। चलो अब देखो ध्यान से, हम लोग को मेन करना बच्चा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, नया चीज रहेगा, 2 बार बताऊं, 2 बार, लेकिन तुम पहले ही बार समझ जाना, बाद वाले में डफर लोग समझेंगे, ठीक है? तुम पहले बार में समझ। न्यूक्लियस में बच्चा 2 मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, तो न्यूक्लियस भी उसी तरह से बच्चा 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड सेल ऑर्गेनल हमारा न्यूक्लियस भी है। सर क्या नाम है इसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में 2 कवरिंग होगा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, जैसे कि आपका प्लास्टिड था, ठीक। इसे कहेंगे बच्चा, ऑटर वाले को कहेंगे ओएम, ऑटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑटर एनएम लिख दूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आया ना। और ये बच्चा हो गया इनर, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कितने लेयर हो गए? 2, 2। जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना चीजें को। ऐसा देखा जाता है
आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बच्चा एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसका नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताया ना आपको, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक सेल ऑर्गेनल अटैच होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन मेनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। दोनों होते हैं, लेकिन जनरली अगर दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, ये बताओ, मैंने तो दोनों बताए, एनसीईआरटी में भी दोनों है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ये बताइए कि मेनली कौन अटैच होता है आउटर से, रफ या स्मूथ? तो आंसर दीजिएगा बच्चों लोग, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेनली रफ होता है। ठीक है, अब देखिए ये राइबोसोम कैसे है, तो राइबोसोम है सर एटीएस। आउटर मेम्ब्रेन पे भी बच्चा राइबोसोम अटैच होता है, आप लोगों को बता रखा है। आउटर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम अटैच होता है। आंसर बॉक्स में जाइए, लिखिए कौन सा होगा, 70s 80s। आउटर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम अटैच होता है, बोलिए कैसा होगा, 70s 80s। आउटर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम अटैच होते हुए देखा गया है, तो बताइए कैसा होगा, 70s 80s? सब बच्चा स्मार्ट है सर, 80s होगा, 80s होगा, आप लोगों को मालूम है यार, बता रखा है, पिछले क्लास में ही बताया था। अब जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है बच्चा, ऐसा माना जाता है जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड करता है तो नया न्यूक्लियस बनता है। जब सेल डिवाइड करेगा तो नया न्यूक्लियस बनेगा, तो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगा, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगा, और नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। जब सेल डिवाइड करेगा तो नया न्यूक्लियस बनेगा, तो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगा, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। सर क्यों, प्रूफ है क्या आपके पास? क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एटीएस राइबोसोम अटैच होते हैं, आउटर में भी राइबोसोम अटैच है, तो ऐसा मान लिया गया रफ ने ही बनाया होगा, तभी तो उसके राइबोसोम अटैच हो गए। रफ ने ही बनाया होगा, तभी तो उसके राइबोसोम आउटर सरफेस पे अटैच हो गए। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एने मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैं पहले बताता तो आपको बाउंस कर जाता, ये चीज मैं पहले बताता तो बोलते सर क्या बता रहे, पता नहीं चल रहा। आज समझ में आया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनावट, रफ इंडोप्लाज्मिक का बनावट सेम है, इसका मतलब है रफ ने ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाया होगा। चलो यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब प्रॉब्लम ये कि इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चा डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए। डीएनए से क्या बनता है बच्चा, आरएनए, ध्यान से सुनना। और राइबोसोम है बच्चा बाहर, राइबोसोम का है न्यूक्लियस से बाहर होता है ना, राइबोसोम तो बाहर होता है। इस आरएनए को अब जाना है, आरएनए को कहां जाना है, राइबोसोम के पास, कैसे जाए? इसलिए यहां पास पोर पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, जिसे आप न्यूक्लियर पोर कहिएगा, जिसे आप न्यूक्लियर पोर कहिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये पोर बन गए, न्यूक्लियर पोर, हाँ न्यूक्लियर पोर बन गए। बड़ा अच्छा से एनसीईआरटी में लाइन है, जहां पर दोनों मेम्ब्रेन आउटर और इनर आपस में जुड़ गए, जहां पर आउटर इनर आपस में जुड़ गए, वहां पर न्यूक्लियर पोर बन गया। देखो आउटर इनर को जोड़ा, आउटर इनर को जोड़ा, आउटर इनर को जोड़ा, तो बीच में गैप बन गया, तो यही हो गया बच्चा न्यूक्लियर पोर। ठीक, तो न्यूक्लियर पोर समझ में आया? सर क्यों, तुम बताओ न्यूक्लियर पोर क्यों है? आरएनए को जाना है बाहर, आरएनए बच्चा डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए जाएगा बाहर, बाहर में कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। देख रहे भाई, एक तो दिखाई भी दे रहा है, क्या कर रहे रे भाई ये चलो, डीएनए ने क्या बनाया, आरएनए, आरएनए चला गया बच्चा सेल्स न्यूक्लियस से बाहर, बाहर में बना प्रोटीन।
अब ये प्रोटीन अंदर आएगा, अब ये प्रोटीन बच्चे लोग अंदर आएगा। तो मुझे बताइए न्यूक्लियर पोर का फंक्शन समझ में आया? क्योंकि न्यूक्लियस को ढेर सारे प्रोटीन भी चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, कहां से लाएगा? न्यूक्लियस खुद नहीं बना सकता ना। तो ध्यान से सुनो, डीएनए से क्या बना? आरएनए। आरएनए कहां गया? बाहर। बाहर कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम ने डीएनए से बना आरएनए, आरएनए गया बाहर, बाहर से बना क्या? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन अंदर आ जाएगा, अब ये प्रोटीन अंदर आ जाएगा। तो मुझे बताइए न्यूक्लियर पोर से जो मूवमेंट हो रहा है प्रोटीन और आरएनए का, क्या यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? क्या बच्चा मूवमेंट केवल अंदर से बाहर की तरफ होगा या केवल बाहर से अंदर की तरफ होगा या बोथ साइड होगा? ये नीट का क्वेश्चन था, ये नीट में क्वेश्चन आया था। सब बच्चा बेवकूफ लोग, न्यूक्लियस तो मास्टर है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, बाहर चला जाएगा। न्यूक्लियस को क्या चाहिए? अरे बेवकूफ, न्यूक्लियस को प्रोटीन चाहिए, तो बाहर से प्रोटीन अंदर आएगा ना। तो यहां बच्चा डायरेक्शन होगा बाई डायरेक्शनल। हाँ, दोनों तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, अंदर से चीजें बाहर जाएगी, बाहर से चीजें अंदर आएगी, बाई डायरेक्शन। क्लियर है? एकदम समझ में आना चाहिए। चलो सेकंड चीज, सर ये आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, ये सर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बच्चा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में बेटा स्पेस नहीं दिख रहा है क्या? खाली जगह नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर दिख रहा है। सर ये वाला क्या है? सर ये दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इसे एनसीईआरटी कहता है बच्चा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस याद रहेगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का जगह पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बेटा इसका साइज याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है 10 to 50 नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर। तो इसका जो डायमीटर होगा, साइज होगा स्पेस का 10 to 50 नैनोमीटर। ये मैं नहीं कर रहा, एनसीईआरटी में गिवन है, मैं नहीं कह रहा बच्चा, एनसीईआरटी में ये चीज गिवन है। तो ये आउटर पार्ट क्लियर हो गया, आउटर पार्ट हो गया। चलो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कितने कितने होते हैं मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कितने मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस? पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितने लेयर में है? डबल। चलिए सेकंड चीज बताइए, रफ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम किससे अटैच है? आउटर से, इनर से? रफ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम किससे अटैच है? आउटर और इनर? आंसर आउटर से। आउटर मेम्ब्रेन में जो राइबोसोम अटैच है वो 70S है या 80S है? आउटर में जो राइबोसोम अटैच है वो 70S है या 80S है? ठीक है 80S है। चलिए नेक्स्ट बताइए, जहां पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर गया, जुड़ गया है, तो एक पोर बना है, उस पोर का नाम बताइए। जब आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जुड़ गए हैं, वहां पे एक पोर बना है, उस पोर का नाम बताइए। सर न्यूक्लियर पोर, सर न्यूक्लियर पोर। अब बताइए न्यूक्लियर पोर से जो ट्रांसपोर्ट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा? न्यूक्लियर पोर से जो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। मुझे बताओ मेनली बाहर कौन जाएगा? न्यूक्लियर से बाहर कौन जाएगा? आरएनए। आंसर इज द आरएनए। बाहर से अंदर क्या आएगा? बाहर से अंदर क्या आएगा? आंसर प्रोटीन। आंसर इज द प्रोटीन। याद हो गया? चलो क्लियर है, क्लियर 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 है, यहां तक क्लियर है। अब देखो अंदर चला जाए, अब थोड़ा हम लोग जाएंगे अंदर, थोड़ा सफाई कर दे, क्योंकि यहां तक सीख तो लिया है तुम लोगों ने। ठीक, अब देखो अंदर का फ्लूइड बच्चा, अंदर का फ्लूइड, न्यूक्लियस का फ्लूइड, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। बोले ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होंगे? प्रोटीन्स।
एंजाइम्स, यही सब होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म में बच्चा एक डेंस, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इसके अंदर में एक बॉल लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। किसी बच्चे को नाम याद है क्या? किसी बच्चे को नाम याद है? मैंने बता रखा है, न्यूक्लियस के अंदर में एक स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस डेंस स्ट्रक्चर को, स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? चलो बच्चा, स्मार्ट बच्चा आंसर दे देगा। अब बेवकूफ लोग सोचेगा, अरे भैया मारूंगा थप्पड़, बताया था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम न्यूक्लियोलस है। सर न्यूक्लियोलस क्या करता है? ध्यान से सुनना। इसमें कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं बच्चा, इसे कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही एक्सचेंज हो सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का सब्सट्रेट इधर, इसका सब्सट्रेट इधर आ सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन नहीं। सर करता क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियोलस वो जगह है बच्चा, न्यूक्लियोलस वो जगह है, न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां बहुत सारे, वहां पर लार्ज स्केल में आरआरएनए बनते हैं। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां आरआरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है? सर वो जगह है जहां राइबोसोमल आरएनए बनता है। बन गया? यानी यहां पर ढेर सारे राइबोसोमल आरएनए बन रहे। देखिए ये राइबोसोमल आरएनए, ये येलो वाला, ये राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियोलस में ढेर सारे क्या बन रहे? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बन रहे, बन रहे, बन रहे। और बाहर से बच्चा प्रोटीन आ रहा है, बाहर से क्या आ रहा है? प्रोटीन आ रहा है, बाहर से क्या आ रहा है? प्रोटीन आ रहा है। तो न्यूक्लियोलस में दो पार्ट, एक वहां पर ढेर सारे क्या बन रहे? आरआरएनए, और बाहर से क्या आया? प्रोटीन। बाहर से क्या आया? सर अंदर से क्यों नहीं है प्रोटीन? बोलो। प्रोटीन राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम बाहर है, राइबोसोम बाहर है, तो बाहर से प्रोटीन अंदर आ गया। और इस आरआरएनए से और प्रोटीन से बच्चा बन गया राइबोसोम का टुकड़ा 40S। 40S बताया था ना। राइबोसोम के जो स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, वो किससे बना होता है? आरआरएनए से और प्रोटीन से। न्यूक्लियोलस में आरआरएनए बना, वहां प्रोटीन भी आ गया। अब यहां दोनों जुड़ गए, यहां दोनों जुड़ गए, और यहां 40S बना, यहां 60S बने, यानी राइबोसोम के सब यूनिट सेगमेंट न्यूक्लियोलस बना रहा है। फिर से समझो, फिर से समझो। न्यूक्लियोलस में ढेर सारे आरआरएनए बन रहे, आरआरएनए बन रहे। बाहर से बच्चा प्रोटीन आ गया, बाहर से क्या आ गया? प्रोटीन आ गए, प्रोटीन आ गए। अब इसके मिलने से क्या बना? 40S नाम का सब यूनिट तैयार हो गया। इसके मिलने से क्या तैयार हुआ? 60S सब यूनिट। और इसे हम लोग बाहर भेज देंगे, इसे हम लोग बाहर भेज देंगे। तो राइबोसोम का सब यूनिट न्यूक्लियोलस बनाता है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस है। राइबोसोम कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। इसलिए एनसीईआरटी में कितना खूबसूरत सा लाइन है, बच्चा पढ़ता है, तुम्हारे सीनियर्स भी पढ़ते थे, बेवकूफ डफर की तरह कोई पढ़ता था, समझ में नहीं आया। अब समझो, बहुत अच्छे से समझना। अगर किसी सेल में बच्चा फंक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी काम ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन ज्यादा बन रहे, सेल में काम ज्यादा हो रहा है, अप यानी ज्यादा हो रहा है, काम खूब कर रहा है, तो वहां प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, प्रोटीन भी ज्यादा बन रहे होंगे, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि फंक्शन करने के लिए प्रोटीन चाहिए। और अब प्रोटीन चाहिए तो बच्चा प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री, राइबोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। सेल के अंदर में राइबोसोम का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है, राइबोसोम ज्यादा तो प्रोटीन ज्यादा। और राइबोसोम को बनाने वाला कौन है बच्चा? न्यूक्लियोलस। राइबोसोम को बनाने वाला कौन है? न्यूक्लियोलस। अब राइबोसोम अगर ज्यादा बनाना है, राइबोसोम ज्यादा बनाना है, तो न्यूक्लियोलस का नंबर बटा बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस का नंबर बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियोलस एक नहीं है, न्यूक्लियस का नंबर डिपेंड करेगा फंक्शन।
अगर सेल में फंक्शन कम है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कम है, तो राइबोसोम का रिक्वायरमेंट कम है, तो न्यूक्लियोलस भी कम होगा, बस अकेला होगा। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो हो सकता है बेटा 1 to 4 बन जाए, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ सकता है, इससे ज्यादा भी पॉसिबल है। इसलिए न्यूक्लियोलस का नंबर इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है कि न्यूक्लियस का नंबर अगर बढ़ गया, 1 से ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियोलाई कहेंगे, अकेला है तो न्यूक्लियोलस कहेंगे। ये चीज बच्चा समझ में आना चाहिए। तो अब कभी नहीं बोलना सर न्यूक्लियोलस का नंबर कितना है, बोलेगा डिपेंड ऑन फंक्शन। तुम्हें पढ़ाई ज्यादा करना है, स्मार्ट बच्चा है, पढ़ाई ज्यादा करता है, पढ़ाई ज्यादा करेगा तो बुक की क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा, बुक की क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा होगी। सर घर में ज्यादा बुक होगा, और जो डफर है मैंने नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, तो पापा तुम्हारे बुक कम लाएंगे या ज्यादा लाएंगे, कम लाएंगे, तो तेरे घर में बुक कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो डिपेंड ऑन फंक्शन। अब पढ़ाई ज्यादा करो, घर में बुक ज्यादा होगा, अब पढ़ाई कम करो, घर में बुक कम होगा। इसलिए न्यूक्लियोलस का नंबर वेरी करता है, ये चीज याद रखना चाहिए, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। सर न्यूक्लियोलस क्या है, प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, और राइबोसोम बनाने का फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस। ये चीज समझ में आना चाहिए, प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री राइबोसोम, और राइबोसोम बनाने का फैक्ट्री न्यूक्लियोलस। क्या यहां तक चीजें समझ में आती है, फटाफट बोलो, क्या यहां तक चीजें समझ में आती है, हाँ या ना बोलो फटाफट ना। तो तुम्हें ठीक है समझ में आती है, तो हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेना, थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। एनसीईआरटी खोलते, आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, तो मैं ही दिखा देता हूं आपको। चलिए ये एनसीईआरटी है, और कहाँ है भाई न्यूक्लियस साहब, चलिए यूकैरियोटिक सेल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वैक्यूल, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, हाँ न्यूक्लियस आइए। चलिए सबसे पहले क्या बच्चा लोग आपको रॉबर्ट ब्राउन साहब दिखते हैं, पहले लाइन पे रॉबर्ट ब्राउन साहब 1831 दिखा, बता रखा है, ठीक। सर ये क्रोमैटिन क्या है, अभी आधे घंटे यही बताऊंगा, आधे घंटे यही बताना है, टेंशन मत लीजिए। क्या बच्चा आपको न्यूक्लियोलाई दिखा, क्या बच्चे लोग आपको न्यूक्लियोलाई दिखा, हाँ सर, ब्रैकेट में लिखा है सिंगुलर न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या बच्चा आपको पेरी न्यूक्लियर स्पेस दिखता है, क्या आपको पेरी न्यूक्लियर स्पेस दिखा, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जगह, बताया था ना साइज 10 to 15 नैनोमीटर, हाँ सर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पढ़िए फिर से, द outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum, also bear ribosome on it। बताया था ना कि जो outer membrane होता है उसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, दूसरा उससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, लेकिन मेनली रफ, एनसीईआरटी ने नहीं बोला है, अगर दोनों ऑप्शन आएगा ना तो रफ ज्यादा कर। चलिए ठीक है, एट ए नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर इनवेलप इज इंटरप्टेड, कुछ जगह पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरप्ट हो गया यानी डिस्टर्ब हो गया बाय माइन्यूट पोर, छोटे छोटे पोर्स बन गए, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, बताया ना दो मेम्ब्रेन जहां पे जुड़े, ये आउटर इनर जुड़ गया, आउटर इनर जुड़ गया, तो बीच में गैप बन गया, ये कहलाया न्यूक्लियर पोर। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज, पैसेज मतलब पास करना, थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, बताया था ना बाहर आरएनए जाएगा अंदर प्रोटीन आएगा, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन, आगे क्लियर हो गया, बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, नॉर्मल सेल में एक ही होगा, ठीक है, लेकिन ठीक है कहां पास था भाई, वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, मतलब कुछ कुछ जगह पे दिख जाता है, एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया है, बोलता है कैन यू रिकलेक्ट, क्या आप कलेक्ट कर सकते हो उस नाम को, कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म,
या सेल दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। तो लिहाजा पैरामीशियम में तो देखा है 2 न्यूक्लियस होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स में तो बहुत सारे होते हैं, हमारे मसल सेल में बहुत सारे होते हैं, हमने तो पढ़ लिए, कुछ फंगस में भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ मैच्योर सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, जैसे इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, ये बच्चा देखो लेफ्ट साइड में जगह है ना एनसीईआरटी का, वहां पर लिख लेना चाहिए, ऐसे ही बनाते हैं नोट्स, बता रहा हूं आज नोट्स बनाने के लिए। ऑफ मेनी मैमल्स, लेकिन सर आपने बोला था यहां लिखा मेनी मैमल्स, मतलब सर सभी में नहीं है क्या? ध्यान से सुनना, ये जूलॉजी में भूपेंद्र सर बताएंगे, मैं पहले से बता देता हूं। हमारे अंदर में आरबीसी है, उसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन 2 ऐसे मैमल्स है बच्चा, 2 ऐसे मैमल्स है, एक का नाम है कैमल ऊंट और एक का नाम है लामा। सर लामा क्या होता है, नाम नहीं सुना है? कश्मीर में पाया जाता है, भेड़ की तरह होता है, भेड़ की तरह होता है, थोड़ा रिसर्च करना गूगल पे, लामा। उन 2 के अंदर में मैच्योर कंडीशन में भी न्यूक्लियस होगा, उन 2 एनिमल्स के अंदर में जब मैच्योर हो जाएगा आरबीसी तब भी न्यूक्लियस रखेगा। इसलिए कहना पड़ा एनसीईआरटी को, इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स यानी मैक्सिमम में न्यूक्लियस नहीं होते एक्सेप्ट 2, कौन? कैमल और लामा में न्यूक्लियस मैच्योरिटी में भी मौजूद होंगे। ये भूपेंद्र सर आपको बताएंगे, ठीक है। सेकेंड, सीव ट्यूब सेल बता रखा है ऑफ वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट मतलब जो हम लोग प्लांट पढ़ते हैं, जो हमारा प्लांट है उसको वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। वुड यू कंसीडर दिस सेल एज लिविंग? क्या बच्चा तुम इस सेल को लिविंग मानोगे? बोलो। जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए तो हमने आरबीसी का नाम चेंज कर दिया। आरबीसी तेरे पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तू सेल नहीं है, हमने उसका नाम कार्पसल कर दिया, उसका नाम कार्पसल कह दिया। तो हम इसे लिविंग मानेंगे क्या? डिवाइड नहीं कर सकता, न्यूक्लियस ही नहीं है, ब्रेन नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो करेगा क्या रे भाई? क्या करेगा तू ना? इसलिए हमें लिविंग नहीं मानना चाहिए। चलिए तो यहां तक सभी को क्लियर है, क्योंकि अभी क्लास एंड होगा, रीज्वाइन करो। चलो फटाफट हैंड रेज करो रे भाई, यहां तक क्लियर है? अब समझ में आया एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन समझ समझ करके। ठीक है, क्लास एंड होगा, हम लोग रीज्वाइन करेंगे, फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। अभी लंबा टॉपिक है, मजेदार है, लेकिन खत्म हो जाएगा। आज 50 क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं भाई पियर्सन से,